लाल सलाम। लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले इस जन आंदोलन में शामिल सभी साथियों को लाल सलाम। आप जानते हैं, लंबे समय से हम हमारे समय के संकटों, चिंताओं और मुख्य मुद्दों पे बात करते आए हैं। खासतौर पर फांसीवाद के गहराते संकट को लेके हमने कई-कई कोणों से बात की है। आज भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है भारत की न्यायपालिका और भारत के संवैधानिक मूल्यों पे गहराता संकट। हमने देखा पिछले कुछ सालों में जब से श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, भारत की न्यायपालिका की गरिमा पे आंच आई है। न्यायपालिका के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों का आचरण न्यायपालिका की गरिमा के अनुरूप नहीं रहा और इस सब से भारत के संवैधानिक मूल्यों पे संकट बढ़ता ही जा रहा है। तो ये संकट क्या है? इसके क्या कारण हैं? ये कैसी परिस्थितियां हैं और इसके लिए क्या करना चाहिए? जनता की जिम्मेदारी क्या है? इन सारे मुद्दों पे बात करने के लिए फिर एक बार हमारे साथ जबलपुर हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील, मार्क्सवादी चिंतक, कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता कॉमरेड अरविंद श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। तो कॉमरेड अरविंद श्रीवास्तव जी, आपको लाल सलाम कार्यक्रम में आपका स्वागत है। लाल जी सलाम। जी। तो जैसा कि मैंने कहा कि 2014 के बाद से, खासतौर पर जब से श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, न्यायपालिका और संवैधानिक मूल्यों पे संकट गहराता जा रहा है। न्यायपालिका अपनी गरिमा की रक्षा कर नहीं पा रही और न्यायपालिका के शीर्ष पद पर बैठे लोगों का आचरण भी न्यायपालिका की गरिमा के अनुरूप नहीं है। इस सबसे भारत के संवैधानिक मूल्य संकट में पड़ते जा रहे हैं। तो ये परिस्थितियां ऐसी क्यों बनी? क्या कारण है और किस तरह से न्यायपालिका संकट में आई है? मैं चाहूंगा इन सारे मुद्दों पे विस्तार से बात करने के लिए आपका स्वागत है कॉमरेड अरविंद श्रीवास्तव जी। धन्यवाद। जी जी कॉमरेड। देखिए, भारत में संविधान के 3 अंग हैं। जी भारतीय संविधान के जी न्यायपालिका, विधानपालिका और कार्यपालिका, जी जिसमें से न्यायपालिका जो है वो सबसे महत्वपूर्ण अंग इस मायने में है कि चेक एंड बैलेंस जिसको हम कहते हैं, जी सरकार पे भी मतलब सरकार हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो या जनता हो, जी उसके क्रियाकलाप और उस पे नियंत्रण या उस पे नजर रखने का काम, या संविधान विरोधी अगर कोई फैसले होते हैं या निर्णय लिए जाते हैं तो उसको कंट्रोल करने या उसको चेक करने का, उसको जांच करने का काम न्यायपालिका करती है, खास तौर से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। जी अब ये तो जग जाहिर बात है, सभी लोग देख रहे हैं कि जहां तक कार्यपालिका का और विधान पालिका का सवाल है, मतलब संसद का और सरकार का सवाल है, जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से ये दोनों संस्थाएं तो लगभग समाप्त जैसी हो गई हैं। सरकार की अगर हम बात करें तो वो राष्ट्रपति शासन प्रणाली की पद्धति पे काम कर रहा है। केवल प्रधानमंत्री ही सब कुछ है, बाकी मंत्री तो उनके सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहे हैं, वो सरकार के मंत्री के तौर पे नहीं, वो नरेंद्र मोदी के सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहे हैं। जी और जो भी डिसीजन है, अब सभी जानते हैं, झंडा रेल को झंडी दिखाने से लेके और बस को झंडी दिखाना और सब काम वो खुद करते हैं। तो इसलिए सरकार तो खत्म हो चुकी है, सरकार तो है ही नहीं, जो भी है वो जी नरेंद्र मोदी सरकार के नाम। जी और संसद की जो हालत है वो आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो बोल देते हैं कि हमारी जान को खतरा है संसद के अंदर। हम्म तो संसद की भी क्या हाल है, एन ब्लॉक लोगों को, संसद सदस्यों को निष्कासित करके कानून पास कराए जाते हैं। लंबे समय से सिलसिला चल रहा, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी। तो संसद की भी अब ना कोई इम्पोर्टेंस रह गई है, ना कोई गरिमा रह गई है। और सबसे बड़ा तो असल में भूमिका संसद की ही होना चाहिए, क्योंकि वो चुने हुए जनप्रतिनिधियों का सदन है।
जी 140 करोड़ लोगों पर, लेकिन जी उसको ऐसा बना दिया गया है कि उसका कोई महत्व खत्म हो गया है। डेमोक्रेटिक उसकी जो पावर जो उसका था, लोकतांत्रिक शक्तियां जो उसके अंदर थी, वो खत्म हो गई। विपक्ष जी को उन्होंने पूरी तरह नष्ट कर दिया। जो उनकी सत्तारूढ़ पार्टी है उसमें वन मैन शो है, जैसा सरकार में है वैसा उसमें भी है। तो जी अब इन परिस्थितियों में न्यायपालिका की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। जी लेकिन आप दुर्भाग्य देखिए कि परसों ही फैसला आया है कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया था, उस टैरिफ को वहां की सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। निरस्त कर दी। और बड़ी बात। उन जजेस में से कई जजेस खुद ट्रंप के द्वारा नियुक्त किए गए थे, मगर एक बार उन्होंने जज की कुर्सी संभाली या ओथ ली हम्म संविधान के प्रति, न्याय के हम्म प्रति, तो उन्होंने जो है उसी कहानी को चरितार्थ किया जो प्रेमचंद की कहानी अलगू चौधरी वाली, जुम्मन शेख हाँ और अलगू पचपन चौधरी की पंच पंच परमेश्वर परमेश्वर। वाली जो कहानी। हम्म तो न्यायपालिका का तो यही महत्व है, यही भूमिका है कि वो जब अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए जजेस कुर्सी पे बैठे तो वो फिर ये ना देखें कि वो किस पार्टी से उनका झुकाव है या कौन प्रधानमंत्री है जी और कौन किस पद पे है। जी उनको जी संविधान के प्रति शपथ है, संविधान के अनुसार उनको वो करना चाहिए। लेकिन पिछले 10-12 सालों से लगातार ये सिग्नल जो है न्यायपालिका दे रही है कि उसका झुकाव सरकार के प्रति है, उसका झुकाव इस समाज के या देश के उन लोगों के प्रति है जो प्रभावशाली वर्ग हैं, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से या सामाजिक रूप से, और जो कमजोर वर्ग हैं, जो गरीब वर्ग है, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को मानने वाला जो वर्ग है, या जो अभिव्यक्ति की आजादी के लिए लड़ने वाला वर्ग है, उसको कहीं ना कहीं लगातार निराश किया जा रहा है। जी अभी देखिए, कल ही उन्होंने परसों हिमंता विश्व शर्मा के मामले में कह दिया कि ये चुनाव का अखाड़ा बन जाता है चुनाव के समय सुप्रीम कोर्ट, और आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते इसके लिए, और आप एक ही पार्टी के नेताओं को टारगेट क्यों कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की जांच की क्या कि किसी दूसरी पार्टी ने, भाजपा को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी के नेता इस तरह का भाषण या इस तरह का वीडियो जारी किया है क्या किसी ने कि गोली मार देंगे मुसलमानों को? क्या इस तरह की जहरीली भाषा का प्रयोग किसी मुख्यमंत्री ने या किसी ने किया भाजपा को छोड़ के मुसलमानों के खिलाफ, जैसा भाजपा के मुख्यमंत्री, भाजपा के मंत्री गिरिराज सिंह और दूसरे लोग कर रहे हैं, अनुराग ठाकुर ने किया, तमाम लोगों ने किया। तो ये किस तरह की तुलना है कि आपने कह दिया कि आप सिर्फ उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं चुनाव के समय, या इसको आप मंच के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जो आसाम में केंद्रित मुद्दा नहीं है कि जो आपने कहा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए। अगर हाई कोर्ट जाने की अगर बात है, जुरिस्डिक्शन की बात है, तभी एक पिक्चर जो आई थी घूसखोर पंडित नाम की, उसमें आपने डायरेक्ट इंटरटेन क्यों किया सुप्रीम कोर्ट ने? उसमें क्यों नहीं बोला कि आप हाई कोर्ट जाइए? हम्म आपने हम्म यूजीसी रेगुलेशन को चैलेंज किया तो आपने डायरेक्ट इंटरटेन करके स्टे क्यों कर दिया? हम्म आपने हम्म स्ट्रीट डाक के मामले में डायरेक्ट इंटरटेन क्यों किया? तो हम्म कौन से ऐसे मामले हैं जिनको आप डायरेक्ट इंटरटेन करेंगे और कौन से ऐसे मामले हैं जिनमें आप कहेंगे कि आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए? हम्म एसआईआर का मामला, चुनाव होते जा रहे हैं एक के बाद एक राज्यों में, फिर 4 राज्यों में चुनाव है, बहस का अंतहीन बहस चलती जा रही है, कोई जी फैसला सुप्रीम कोर्ट दे ही नहीं रहा है, जी ना स्टे कर रहा है, जबकि उसमें इतने तर्क दिए जा चुके हैं, इतनी बातें आ चुकी हैं, जाहिर हो चुका है कि ये बहुत ही एक तरफा और पक्षपातपूर्ण और एक कुछ समुदायों को वोटर के अधिकार से वंचित करने के लिए ये पूरी कार्रवाई की जा रही है, और जी भाजपा के इशारे पे की जा रही है। चुनाव जी आयोग पूरा भाजपा का प्रवक्ता बना हुआ है, लेकिन जी ना तो उस पर कोई फाइनल वर्डिक्ट दे रहे हैं, ना स्टे कर रहे हैं। सुनवाई होती जा रही है, चुनाव होते जा रहे हैं, सुनवाई होती जा रही है, तो ये अंतहीन सिलसिला चल रहा है। जी तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो एटीट्यूड है, उसी प्रकार उमर खालिद और वो
शर्जील इमाम जैसे मामलों में 6 साल हो गया उनको। 6 साल में अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुई, 450 गवाह हैं। सोच उस ट्रायल को कंप्लीट होने में 20 साल लगेंगे। जी उनको आपने जमानत नहीं दी, जमानत उनकी निरस्त कर दी, और ऊपर से जी यह कह दिया कि उसको सामान्य गति से चलने दीजिए, दोनों पक्षों का भला होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर 7 साल की सजा है, 10 साल की सजा होना है और आप जमानत नहीं देंगे तो क्या वो 20 साल तक जेल में रखेंगे आप उनको? बिना ट्रायल के 6 साल से ऊपर हो गया, 6 साल हो गए। लेकिन उनको आप जमानत नहीं दे रहे हैं। रोज कोर्ट कहती क्या है कि बेल नॉट जेल। तो बेल नॉट जेल का सिद्धांत किसके ऊपर लागू होता है? क्यों? क्या सिर्फ अर्णब गोस्वामी के ऊपर लागू होता है? इनके लिए जी लागू नहीं होता। तो जी सुप्रीम कोर्ट का जो एटीट्यूड है लगातार, उसके पहले चंद्रचूड़ जी ने जो है, जबकि वो कानून बना दिया गया है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, जो 1947 की स्थिति में जो धार्मिक स्थान जैसे हैं उनको कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, पर उन्होंने एक उसमें लगा दिया, बारूद लगा दी, उसमें सुरंग लगा दी, उसमें ये कह के कि नहीं जांच तो की जा सकती है कि ये इसका पुरातात्विक महत्व क्या है। उसी नाम पे पूरे जगहों जगहों पर जो है ये दरखास्तें लग रही हैं और सर्वे हो रहे हैं। संभल में इतना दंगा हुआ, मथुरा में, तमाम जगहों पे, काशी जी विश्वनाथ में, और फिर ये मांग होने लगती है कि हमको वहां पे पूजा का अधिकार है, तो हमको जल चढ़ाने का अधिकार दिया जाए जब तक केस चल रहा है, ये चल रहा है। तो एक बार आप घुस गए उसके अंदर, फिर तो आपने ये स्थिति अधिकार दे बिगड़ दिया, जाती। तो फिर आप कैसे रोकेंगे कि अब जल चढ़ाने का अधिकार तब तक दिया था, अब नहीं देंगे, या मूर्ति रख दी गई है तो हम हटा देंगे। हम्म तो आज का जो माहौल है, आज की जो सरकार है, वहां तो स्वाभाविक है कि अल्टीमेटली वो हिंदू पक्ष या बहुमत पक्ष के पक्ष में ही मामला जाएगा, कोर्ट से कुछ भी फैसला हो। पर जी एक बार अगर वहां मूर्ति स्थापित हो गई या पूजा का अधिकार मिल गया, जल चढ़ाने जी का अधिकार मिल गया, तो वो तो हमेशा हमेशा के लिए उनका अधिकार हो गया। टेंशन हमेशा के लिए। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो है ये एटीट्यूड, जो है ये रवैया, जो है ये काफी मतलब डिस्टर्ब करने वाला है। जी और जो देश इस स्थिति में खड़ा हुआ है, जिसमें न्यायपालिका से ज्यादा उम्मीद की जाती है कि आप जी स्यू मोटो इंटरफियर करें हेमंत विश्व शर्मा जैसे मामलों में, खुद जी आप संज्ञान लेके कार्रवाई करें कि एक संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति ऐसा वीडियो कैसे जारी कर सकता है, जी जिसमें सीधा सीधा दिखाया जा रहा है कि वो मुस्लिम लोगों को गोली मारने का की बात कर रहा है, और उसमें कैप्शन आ रहा है कि नो मर्सी पॉइंट ब्लैंक, मतलब बिल्कुल कनपट्टी से सटा के गोली मारो और कोई दया मत दिखाओ। तो ये जो एक तो ये रवैया जो है ये बहुत, और दूसरी बात, ये रवैया और आने वाले दिनों में और इस तरह का वो बढ़ेगा। क्यों जी बढ़ेगा? कि जजेस के इंटर अपॉइंटमेंट्स में और ट्रांसफर में लगातार सरकार का दखल बढ़ रहा है, और सरकार के दबाव में न्यायपालिका है, जी ये बिल्कुल स्पष्ट है। अभी जी देखिए हमारे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज जो थे अतुल श्रीधरन, वो जी पहले उन्होंने अपना ट्रांसफर ले लिया था जम्मू कश्मीर बहुत पहले, कि हमारी लड़की यहाँ वकालत कर। जी फिर उनका ट्रांसफर जम्मू कश्मीर में, वहां पे सरकार को आपत्ति हुई, वहां के गवर्नर को, क्योंकि वो तो भाजपा के गवर्नर हैं, कुछ उन्होंने जी अतुल श्रीधरन ने फैसले दिए, वहां सीनियर जज थे, तो उनका ट्रांसफर मध्य प्रदेश कर दिया। मध्य प्रदेश से उन्होंने विजय शाह के मामले में और एक और मामला था, 2 मामलों में उन्होंने त्वरित कार्रवाई की, स्यू मोटो एक्शन लिया। जी तो एक्शन लिया तो उनका ट्रांसफर जो है छत्तीसगढ़ कर दिया गया। जी मामला सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास बुला लिया, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास बुला लिया तो आज तक विजय शाह के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है क्या? पेशियों पे जी पेशी हो रही है, जो कि सही बात। एक आम चलन बन गया न्यायपालिका में कि पेशी पे पेशी, पेशी पे पेशी, तब पेशी पे पेशी हो रही तारीख है। पे तारीख। विजय जी शाह को कुछ समय बाद वो मामला जो है रफा दफा कर दिया जाएगा उनके माफी मांगने जी पे। अब जी श्रीधरन साहब का ट्रांसफर बिलासपुर हुआ, वहां की सरकार ने आपत्ति कर दी। फिर अब इनका ट्रांसफर ग्वालियर, क्योंकि वहां भी वो नंबर 2 सीनियर जज थे, नंबर 2 या नंबर 3, मतलब वो जी कॉलेजियम में वहां रहते, और जजेस के अपॉइंटमेंट को प्रभावित करते, निर्णय लेते उसमें।
तब जी। उनका ट्रांसफर सरकार की आपत्ति पे जो है इलाहाबाद कर दिया। वहां नंबर 7 जज है, मतलब वो कॉलेजियम में नहीं रहेंगे। जी। अफसोस की बात यह है कि आर्डर में ही लिखा हुआ कि सरकार की आपत्ति के कारण उनका ट्रांसफर छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश। अब ये स्पष्ट दखलंदाजी जो है दखलंदाजी। वो आप देख सकते हैं इसमें, इससे ज्यादा और जी। क्या होगा। तो जी। जी। सरकार की दखलंदाजी से इस तरह के जजेस जो फेयर हैं, जो इम्पार्शियल हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति समर्पित हैं, जो डेमोक्रेटिक या इसके प्रति प्रतिबद्ध हैं, धार्मिक सद्भावना के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, उनको इस तरह से हरास किया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि शेखर यादव जैसे जजेस, जिन्होंने जाके वो विद्यार्थी परिषद या वो अधिवक्ता परिषद जो आरएसएस का है, उसमें जाके मुसलमानों के खिलाफ इतना अपमानजनक भाषण दिया, वो आज भी डटे हुए हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये जी। लगातार दखल है। अभी इनको चीफ जस्टिस, ये को जज बनाया गया है, विपुल विपुल पंचोली, जो गुजरात से जो जज गए, जी। बिहार के चीफ जस्टिस, 47 नंबर था उनका वरिष्ठता में। जी। 47 जजेस को वो सुपरसीड करते हुए उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया, जबकि जस्टिस नागरत्ना ने उस पर आपत्ति भी की, उनके बारे में जी। कुछ चार्जेस भी थे, कुछ जी। आरोप भी थे। लेकिन अब वो गुजरात के हैं, सरकार दबाव में, उनको चीफ जस्टिस बना दिया, कि वो सुप्रीम कोर्ट जज बना दिया, एक दिन वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बनेंगे। तो ये लगातार इस तरह का जो है ट्रांसफर में, पोस्टिंग में, उसके पहले जस्टिस अकील कुरैशी का मामला सभी जानते हैं, पूरा न्याय जगत जानता है कि वो बहुत ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट जज थे, पर उनको ना तो किसी बड़े हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने दिया, मध्य प्रदेश में नहीं बनने दिया, फिर त्रिपुरा में उनको चीफ जस्टिस बनाया, छोटे से हाई कोर्ट में, वहीं से रिटायर होगा, उनका एलिवेशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुआ। जस्टिस मुरलीधरन का ऐसे ही हुआ था, उन्होंने एक दिन पहले जब अनुराग ठाकुर के बारे में बात उठी दिल्ली हाई कोर्ट में, दिल्ली दंगों के बाद, तो जब ये बताया गया कि अनुराग ठाकुर ने भी भड़काने वाला भाषण दिया था और कपिल मिश्रा ने, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन्होंने जब दिल्ली सरकार को कहा कि आप कल पुलिस को कि आप रिपोर्ट पेश करिए कि इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उसी रात ट्रांसफर हो गया उनका पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, उसी जी। रात। उसी ये रात। कैसे हो गया? ट्रांसफर तो हम्म। बिना सुप्रीम कोर्ट के कंसेंट के होता नहीं है। रातों जी। रात सुप्रीम कोर्ट ने कंसेंट दे दी और उनका ट्रांसफर हो गया, और उनको भी सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनने दिया गया। उसी जी। प्रकार जस्टिस विजय पटेल का भी है, उसी प्रकार मद्रास हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थी, उनका भी केस है, जी। उनको जो उठा के सिक्किम हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया, उन्होंने तो जी। इस्तीफा दे दिया। कहा जी। 75 जजेस वाला बड़ा, सबसे बड़ा हाई कोर्ट इंडिया का, 4 सबसे बड़े हाई कोर्ट में, कहा 2 जजों वाला सिक्किम हाई कोर्ट। तो उन्होंने तो मतलब एक बहुत ही ह्यूमिलिएशन था ये, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ट्रांसफर में और इसमें इतना ज्यादा इंटरफियरेंस सरकार का बढ़ता जा रहा है, और बार्गेनिंग भी हो रही। मैं आपको बताता जी। हूँ, मद्रास में जो है विक्टोरिया गौरी को जज बना दिया गया, जो कि भाजपा महिला मोर्चे की अध्यक्ष थी। विरोध भी हुआ, उन्होंने कई इस तरह के सांप्रदायिक भाषण दिए थे, पर उनको जज बना दिया। और अभी जब इनको पंचोली जी को बनाया, उसी समय जो है, उस समय के जो चीफ जस्टिस थे BR गवई, उन्होंने अपने लड़के को, राज वोकाडे को जो है, वो जज, बंबई हाई कोर्ट का जज बना लिया। और उसी समय भाजपा की एक और नेता जो बंबई की थी, मेरे को नाम ठीक से याद नहीं आ रहा है, शायद वैशाली जाधव है या गलत भी हो सकता है ये नाम, उनको भी जज बना दिया, वो भी भाजपा की नेता थी, उनको भी जज बना दिया। तो इस तरह सीधे सीधे ये सौदेबाजी या लेन देन करके या दबाव में इस तरह से लोगों को ट्रांसफर किया जा रहा है, इस तरह से सुपरसीड किया जा रहा है, उस तरह से अपॉइंटमेंट किए जा रहे हैं, जो आने वाले दिनों में जुडिशियरी को और ज्यादा सरकार के प्रति कमिटेड, एंटी मुस्लिम, एंटी माइनॉरिटीज, जिनका डेमोक्रेसी के प्रति, जिनका धर्मनिरपेक्षता के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं रहेगा, जो संविधान से नहीं राजनीतिक विचारों से अपने फैसले करेंगे,
या जो है अभी आपको उदाहरण है ना, जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन जो मद्रास हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने खुल्लम खुल्ला बोला कि भारत की न्यायपालिका को सनातन परंपराओं के अनुसार चलना चाहिए। अब आप बताइए कि आपने ओथ ली है संविधान की, और संविधान की जब आपने ओथ ली है तो धर्मनिरपेक्षता की ओथ उसमें शामिल है। सही बात। लेकिन आप सीट पे बैठ के बोल रहे हैं कि सनातन के आधार पे भारत की न्यायपालिका को चलना चाहिए। वो शर्मनाक। त्रिपुंड लगा जी। के बैठते हैं। उन्होंने वो कौन सा एक धार्मिक स्थल था जहां हिंदू मुस्लिम का कुछ था, वहां खंबे पे दिया जलाने के लिए आर्डर जो है उन्होंने किया कि नहीं, हिंदुओं को वहां पे दिया जलाने की अनुमति दी जाए, जबकि पहले कभी ऐसा वो नहीं था, तो उन्होंने जी। दिया। उसी प्रकार वहां की एक और लेडी जज हैं, जस्टिस आशा, मेरे ख्याल से, अब नाम याद नहीं जी। रह पाते, जी। उन्होंने भी अभी कुछ दिन पहले ऐसी टिप्पणी की कि भारत में हिंदुओं का बहुमत है तो हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, दूसरे धर्म जो है वो हिंदुओं के उसमें वो ना करें। तो ओपनली ओपनली खुल्लम खुल्ला, बिना किसी शर्म लिहाज के, बिना इस बात को सोचे हुए कि आप किस पद पे हो, कहाँ बैठ के आप बात कर रहे हैं और इसका क्या असर पड़ेगा, आप खुल्लम खुल्ला आप जो है संविधान के प्रति शपथ का तो उल्लंघन कर ही रहे हैं, उसके साथ ही साथ आप इसको न्यायपालिका को भी विभाजित कर रहे हैं सांप्रदायिक, धार्मिक, जाति आधार के पर। जी। तो ये जो है ये एक दूसरा पहलू। और तीसरा पहलू ये है कि जिस तरह से अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं या जिस तरह की क्वालिटी जो है लगातार गिर रही है, उस जी। वो रोज देखने में आ रहा है। शेखर यादव का एक उदाहरण बताया आपको, उसी प्रकार एक राजस्थान के जज थे, उन्होंने बोला था कि वो तो मोरनी जो है वो तो आंसू पी के मोर के प्रेग्नेंट होती है। कल राजस्थान हाई कोर्ट के एक जज ने जो है रेप के केस में जो टिप्पणी की वो मैं यहाँ दोहरा भी नहीं सकता, मगर कितना, मतलब उसको मैं क्या बोलूं, क्या कहें। जिस तरह की उन्होंने टिप्पणी की है। जी। जी। और उसके बहुत पहले शर्मनाक उत्तर है। प्रदेश हाई कोर्ट के ये जस्टिस एन.के. व्यास हैं जो छत्तीसगढ़ के, जिन्होंने ये टिप्पणी की कल परसों की है, ऐसा अगर जी। किया तो वो रेप में नहीं आता है, पेनिट्रेशन नहीं है देन देयर इज नो रेप है। और इसी प्रकार वहां जस्टिस आर.एम. शर्मा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट, हालांकि उसको सुप्रीम कोर्ट ने कल परसों या 2-4 दिन पहले वो कर दिया, सेट असाइड कर दिया है, पर उन्होंने बोल दिया था कि कपड़े फाड़ना, नाड़ा खोलना ये रेप, ये अटेम्प्ट टू रेप में नहीं आता, ये मॉलेस्टेशन में आता है। तो इस तरह की भाषा, इस तरह की सोच, इस तरह के आदेश, और अभी इन सब के ऊपर अभी हमारे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश गुप्ता जी, उनका वीडियो भी उसमें अभी कल मैंने देखा, किसी ने वो किया, उन्होंने वहां के वकील साहब ने वो किया कि उन्होंने किसी क्लाइंट पक्षकार को कोर्ट में कह दिया जहां से निकले हो वहां घुसेड़ देंगे। अब आप बताइए, तो पुलिस वाली भाषा हो गई ना, है कि जहां से निकले वहां घुसेड़ देंगे, ये भाषा हाई कोर्ट का जज बोल रहा है। और ये कितनी जज शर्मनाक। महोदय ऐसे हैं जिनका जब एलिवेशन हुआ था तो जहां से ये डिस्ट्रिक्ट जज थे शहडोल में, वहां की एक मजिस्ट्रेट थी अदिति शर्मा, उसने इस्तीफा दे दिया था इसीलिए कि ये तो इनके खिलाफ हमने कंप्लेंट की हुई है पहले से, सेक्सुअल हरासमेंट की और अभद्र व्यवहार की और प्रताड़ना की, और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, मेरी शिकायत पे कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि इनको पुरस्कार मिल गया, हाई कोर्ट जज बना दिया इनको। तो मैं जब अपने लिए न्याय हासिल नहीं कर सकती और अब तो हाई कोर्ट जज हैं, तो वैसे ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि जी। मेरा ही हरासमेंट होगा। तो ऐसे में मैं नौकरी करके क्या करूंगी? अब उनको कुछ समझाया बुझाया, जो भी किया। और कुछ साल जी। पहले ये घटना मध्य प्रदेश में पहले भी हो चुकी है कि हमारे एक न्यायाधीश महोदय जो थे, उन्होंने एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को बोला, हमारी, अरे आप तो बड़ा क्यूट हैं और ऐसा डांस करती हैं, तो आप हमारी बर्थडे पार्टी में डांस करिए, और कुछ उनके साथ कुछ फिजिकल कुछ छेड़छाड़ भी की, तो उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था इसीलिए। तो ये जुडिशरी में किस तरह के लोग आ रहे हैं, किस तरह की सोच है। अब आप सोचिए, ऐसे जब जजेस होंगे और ऐसी जो बातें करने वाले होंगे,
तो जो रोज जो रेप के और महिलाओं के ऊपर अत्याचार के और उत्पीड़न के जो अपराध हो रहे हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, तो ये कितना सख्ती के साथ इसमें कार्रवाई करेंगे या फैसले देंगे, जब इनकी उस तरह की सोच ही नहीं है, उस तरह का इनका टेम्परामेंट ही नहीं है, महिलाओं के प्रति उस सम्मान की भावना या भाषा ही नहीं है, तो ये जी किस तरह से वो करेंगे। और जी आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कोर्ट में बैठ के करेंगे कि जहां से निकले वहां घुसेड़ देंगे, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती। तो ये जी जी जुडिशरी जो है ओवरऑल इस समय भारत की जुड़ी, ये बात देखिए सही है कि आखिर जुडिशरी के लोग भी इसी समाज से निकल के आए, है ना। तो जैसी गिरावट समाज के दूसरे हिस्सों में है, वो न्यायपालिका में भी उस तरह की गिरावट दिखती है। मगर महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके ऊपर जो उनको जो अधिकार है और उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है, वो अधिकार का प्रयोग और वो जिम्मेदारी का पालन अगर वो नहीं करेंगे, तो भारत की जो पूरी न्याय व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। और न्याय व्यवस्था ध्वस्त होने से पूरा सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था पूरी ध्वस्त हो जाएगी। बिल्कुल मनमानी होगी सरकार की, प्रशासन की, बाहुबली लोगों की। तो अगर जुडिशरी जो चेक एंड बैलेंस का काम करती है, वही जनता के लिए आखिरी एक सहारा होती है। लोग कहते हैं कि ठीक है, अब हम कोर्ट में चले जाएंगे, कोर्ट में देख लेंगे। मगर जब कोर्ट में भी इसी तरह से होगा तो आपने कहा तब आप कहाँ जाएंगे। 80% लोगों के लिए कानून सुप्रीम कोर्ट के कहने से बना था। रोहित वेमुला के मृत्यु के, हत्या के जो भी था, आत्महत्या के जो भी है, के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने ही निर्देश दिया था कि समानता का कानून बनाया जाए। लेकिन उसी जी कानून को सुप्रीम कोर्ट ने ही स्टे कर दिया, केवल जी इसलिए कि 5-10% लोगों ने जो है अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, और जो 70-80% लोग जो उससे जिनको सुरक्षा मिलती, वो उस तरह के अपने बाहुबल का प्रदर्शन नहीं कर पाए। तो आपने पूरे के पूरे नियमों को स्टे कर दिया। आपने उसे कोई एक आध धारा का किया होता तो भी समझ में आता, पूरा कानून को जी आपने स्टे कर दिया। और अब कब तक वो रहेगा, कब उसकी सुनवाई होगी, कोई नहीं जानता। तो सरकार के लिए तो इससे सुखद स्थिति हो ही नहीं सकती कि पहले दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज के लिए कहने के लिए एक नियम बनवा दिया, उनकी वाहवाही लूट ली, उनकी सहानुभूति ले ली, और फिर कोर्ट में जो है स्टे करवा लिया। तो जो जो लोग उसके विरोध में आंदोलन प्रदर्शन कर रहे थे, ब्राह्मणवादी लोग, उनको खुश कर दिया कि भाई कोर्ट से स्टे हो गया। तो कोर्ट में चला गया मामला, कोर्ट में कितने साल जी पड़ा रहेगा कोई नहीं जानता। तो ये तो दोनों हाथ में लड्डू वाली बात हो गई ना सरकार के। तो जी इसलिए इस समय ओवरऑल जो है ये जुडिशरी पिछले 10-15 साल से बहुत, उसका जो कहना चाहिए, एक उसकी गरिमा, एक उसका जो मान सम्मान, एक उसकी विश्वसनीयता, वो लगातार कमजोर होती जा रही है। और ये देखिए, इसीलिए ऐसा हुआ कि जब बेला त्रिवेदी रिटायर हुई सुप्रीम कोर्ट की जज, क्योंकि पहले वो नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्रित्व में लॉ सेक्रेटरी थी गुजरात की, फिर उनको सुप्रीम जी कोर्ट का जज बनाया गया। उन्होंने जी सुप्रीम कोर्ट में रहते हुए तमाम फैसले गवर्नमेंट के पक्ष में दिए, और उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल भी उन्हीं की कोर्ट में। यह भी एक संयोग था कि उनकी कोर्ट में ही भेजे गए मुकदमे या इस तरह के जितने वो थे उस समय में, जो मुस्लिम जिनके खिलाफ कार्रवाई इस तरह की गई थी यूएपीए में, दूसरे में, उन्हीं की कोर्ट में भेजे जाते थे। और वो बड़ी उत्साहित थी उनको डिसाइड करने के लिए, ताकि डिसाइड करें और उनको डिसमिस कर दें, उनकी एप्लीकेशन जमानत की जेल में ही रहे। तो अल्टीमेटली वो बेल एप्लीकेशन कई बार पढ़ने के बाद विड्रॉ करना पड़ी। पर उनका ऐसा रवैया था कि जब वो रिटायर हुई तो उनको फेयरवेल भी नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। ये अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना थी। जी तो ये एक जज का सवाल नहीं है, ये शो कर रहा है कि न्यायपालिका के प्रति
किस प्रकार लोगों के मन में जो है आस्था कम हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, मगर उन्होंने ऐसा क्रिएट किया। और अभी भी देखिए, जब इनकी दोबारा बेल एप्लीकेशन जो खारिज की गई है, ये संयोग की बात है या प्रयोग की बात है कि वो बेल एप्लीकेशन भी जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस अंजारिया, जो दोनों गुजरात से आए हुए थे, उन्हीं के कोर्ट में लगी और उन्हीं की कोर्ट से फिर डिसमिस हुई। तो ये कहीं ना कहीं, जैसा कहते हैं ना कि न्याय ना केवल होना चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए। अभी जो तो न्याय तो हो ही नहीं रहा है, मगर न्याय नहीं हो रहा है ये दिख भी रहा है। जी जी है, न्याय नहीं हो रहा है ये दिख भी रहा है स्पष्ट रूप से। ये जी एक जी बड़ी, मैं समझता हूं कि भारत के लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष समाज के लिए और आम लोगों के लिए, तमाम समाज के अलग अलग वर्गों के लिए और खुद संविधान के लिए एक ये बड़ी दुखद स्थिति या एक खतरे की स्थिति जो है इस समय है, न्यायपालिका का जो वर्तमान जो चरित्र या आचरण है उसको देखते हुए। आपने बहुत जो आपने जो चिंताएं मतलब बताई, मतलब वो इसने हमारे पूरे परिदृश्य को तहस नहस कर दिया है। दूसरी तरफ ये केंद्र सरकार इस देश के किसानों मजदूरों के खिलाफ जो फैसले लगातार लेती जा रही है, 370 के संबंध में जिस तरह से चैलेंज किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट में शीर्ष पद पर बैठे लोगों ने उतना महत्व दिया ही नहीं जितनी गंभीरता से उस पर बातचीत की जानी चाहिए थी। 4 श्रम संहिताओं को जिस तरह से चैलेंज करके याचिकाएं दायर की गई, सुप्रीम कोर्ट उस पर ध्यान दे रही। हमारे नौजवान जो बेगुनाह जेलों में बंद हैं, सोनम वांगचुक के मामले में भी इसी तरह से जो ये है रवैया, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर जनता का अदालत पर से विश्वास खत्म हो गया, वो होता ही जा रहा है, तो क्या होगा? तो ऐसी परिस्थिति में अब क्या किया जाना चाहिए? क्या इसका हल है? देखिए, आपने कहा तो वो मेरे को बात याद आ गई कि अभी कुछ जी दिन पहले हमारे माननीय चीफ जस्टिस साहब ने कमेंट किया था जी कि ट्रेड यूनियनों के कारण देश की हाँ औद्योगिक प्रगति जो है में बाधा पड़ी है और रुक गई है। अब जी आप सोचिए कि ट्रेड यूनियनों के संघर्षों से तमाम कानून इस देश में बने, अंग्रेजों के समय भी बने जी हैं। और भगत सिंह जी ने भी जो असेंबली में बम फेंका था तो ट्रेड जी डिस्प्यूट एक्ट पे भी उन्होंने जी बम फेंका था जब वो जी प्रस्तुत किया गया था। जी और जी जितने जी कानून बने हैं लेबर लॉ के, उसमें से बहुत से कानून अंग्रेजों के समय के बने हुए कानून। जी अब आप संविधान के प्रति आपने ओथ ली है, कानून बने हैं संविधान के अंतर्गत, जी और आप आर्टिकल 14 की और आर्टिकल 16 की आप बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, समान अधिकारों की बात करते हैं। ऐसी स्थिति में कानून जब ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार देता है, और अगर ट्रेड यूनियन उन अधिकारों के लिए या उनके ऊपर जो दमन है या शोषण है उसके खिलाफ अगर संघर्ष करता है, तो ये आरोप लगा दिया जाना कि ट्रेड यूनियनों के कारण जो है वो देश की प्रगति नहीं हो रही है, तो क्या चाहते हैं हमारे माननीय न्यायाधीशगण की क्या गुलामों के समान काम करें? हम्म है? क्या न्यूनतम चाहते हैं? वेतन ना मांगे, काम के घंटे नियत करने का वो ना मांगे, फैक्ट्री में या हम्म वर्क प्लेस में उनको सुरक्षा दी जाए, इसके लिए संघर्ष ना करें। ट्रेड हम्म यूनियन किसी कारण से अकारण कभी हड़ताल नहीं करती। ट्रेड हम्म यूनियन अकारण और आकस्मिक वो नहीं करती जब तक ऐसी परिस्थिति पैदा ना हो जाए कि सरकार भी नहीं सुन हम्म रही है और एम्प्लॉयर भी नहीं सुन रहा है। हम्म भाई, पूरा का पूरा लेबर मशीनरी आपने बना के रखी हुई है। अगर जी वो लेबर मशीनरी दलाली ना करे उद्योगपतियों की और एम्प्लॉयर्स की, जी उनकी तरफ से खड़ी ना हो, जैसे आज मीडिया जो है भाजपा का प्रवक्ता बना, वैसे भारत में चाहे राज्य के हो चाहे केंद्र के हो, लेबर डिपार्टमेंट पूरे क्या है सर, एम्प्लॉयर के पक्ष में। मेरे को 45 जी साल हो गया वकालत करते, देख रहा जी हूं
तो अगर श्रम कानूनों का पालन अगर हो और उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, उनके जो अधिकार हैं उनको दिया जाए, तो ट्रेड यूनियनों को क्यों हड़ताल करने की जरूरत पड़ेगी और क्यों कोई जी मजदूर हड़ताल में शामिल होना चाहेगा अपनी तनख्वाह कटा के? जी 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 और आपको ये दिखता है, मगर जो इतनी लूट कारपोरेट घराने जो कर रहे हैं देश में, वो कितने लोग बैंकों के कितने लाख करोड़ रुपए लेके आके बैठ जो गए। भाग जाते हैं, चाहे जब जी इंडस्ट्री को बंद कर देते हैं, बैंक जी का पैसा खा जाते हैं, उस पैसे को किसी दूसरी जगह डाइवर्ट कर देते हैं, लोगों जी को बिना नोटिस छटनी कर देते हैं, कारखाने बंद जी कर देते हैं, तो वो जी सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखता। अगर जी आप ये बात फेयरली कहती सुप्रीम कोर्ट, जी दोनों पक्षों को कहती, जी इंडस्ट्रियलिस्ट, कारपोरेट और जो एम्प्लॉयर ग्रुप है उसको भी कहती कि नहीं, आप कानून का पालन करिए, जी समय पे वेतन दीजिए, न्यूनतम जी वेतन दीजिए, जो कानून है उनको वो जी करिए। तो जी क्यों ट्रेड यूनियन है वो करती? पर सिर्फ ट्रेड जी यूनियनों के ऊपर आरोप लगाना जी सरासर ये दर्शाता है कि न्यायपालिका, जैसा बहुत पहले जो है जस्टिस नानावती, वो भी गुजरात के ही थे, सुप्रीम कोर्ट जज थे, तो उन्होंने उस समय वो किया था कि जो भारत में जो है जो लेबर लॉ जो है ये सब है, ये हमारी देश की प्रगति में बड़े बाधक हैं। ये उन्होंने ये जज रहते हुए कहा था, है कि जो जी भारत में जो औद्योगिक कानून है, श्रम कानून है, ये भारत की प्रगति में बहुत बाधक है। जी क्या किसी सर्वोच्च न्यायालय के जज को ऐसा कहना चाहिए? उसी प्रकार एक चीफ जस्टिस थे, वेंकट रमन, वेंकट चाहे कौन थे, उन्होंने चंडीगढ़ बार एसोसिएशन के समय में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि जब नई आर्थिक नीतियां लागू की थी नरसिंह राव ने, उसके बाद की बात है कि जब देश की जो है आर्थिक नीतियां बदलती हैं और बदलती हैं, तो न्यायपालिका को भी अपने आप को उस अनुरूप ढालना पड़ता है। अब ये आप बताइए कि आप संविधान के प्रति प्रतिबद्ध हैं, संविधान के लिए आपने ओथ ली है। आप ये देखिए कि नई आर्थिक नीतियां हैं या कोई भी नीतियां हैं, वो संविधान के अनुरूप है कि नहीं है? नहीं है तो आप कार्रवाई करिए, एक्शन लीजिए। पर यह कहना कि अब सरकार ने चूंकि नई आर्थिक नीतियां उदारीकरण की वो लागू कर दी, इसलिए अब वर्कर्स के खिलाफ हो गए, ट्रेड यूनियन के खिलाफ हो जाएंगे। अभी 9 जजों की बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई है, जिसमें तय किया जाएगा कि ये सरकार के जो फंक्शंस हैं ये इंडस्ट्री की डेफिनेशन में आते हैं कि नहीं आते हैं। जबकि बेंगलोर वाटर वर्क्स का केस है, 7 जजों का, जस्टिस कृष्णा अय्यर ने उसका वो लिखा था, वो लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है भारत के न्यायिक इतिहास के तमाम फैसलों में से। एक प्रमुख फैसला है बेंगलोर वाटर वर्क्स, 1978 में आया था, जी जिसमें इंडस्ट्री की डेफिनेशन को इतना वाइड किया था कि तमाम तरह के वर्क फोर्स जो है, काम करने वाले लोग उसमें वर्कमैन की डेफिनेशन में और इंडस्ट्री की डेफिनेशन में अस्पताल, स्कूल, ये सब कवर होते थे। अब उसका जी रिव्यू किया जा रहा है और मेरे को पूरी उम्मीद है, संभावना है कि वो कह देंगे कि नहीं, ये सॉवरेन फंक्शन है गवर्नमेंट के, मतलब संप्रभु अधिकार है और इसलिए इस पे इंडस्ट्रियल लॉ लागू नहीं। वैसे भी अब तो खैर लेबर कोड लागू कर दिए हैं, तो तमाम कानून खत्म, मगर ये किया जा रहा है। अभी देखिए सबरीमाला के मामले में भी जो फैसला हुआ था कुछ साल पहले कि महिलाओं को अधिकार है वहां जाने का, 10 साल से 50 साल की महिलाएं जो उस पीरियड में होती हैं, अब उसका भी रिव्यू करने जा रही है सुप्रीम कोर्ट। 9 जजों की बेंच की वहां क्या वो फैसला सही था कि गलत था, महिलाओं को मंदिर में जाने का अधिकार दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए, उसका भी रिव्यू होने वाला है। तो जी जितना अंधविश्वासी, दकियानूसी, पुरातन पंथी जो परंपराएं हैं उनको, जी और जितना मजदूर विरोधी, श्रम विरोधी वो है तमाम कानून है या जो सरकारी जो आदेश हैं, उनको कैसे धीरे धीरे फिर से बहाल किया जाए और रिवर्स गियर में गाड़ी किस तरह से चलाई जाए। जैसा उन्होंने, नारायण मूर्ति ने बोल दिया था कि सप्ताह में 72 घंटे काम करना चाहिए, कितने 74 घंटे काम करना चाहिए, है। जी
यहाँ जी। दुनिया में काम के घंटे घटाने का आंदोलन हो रहा है और घटा भी दिए हैं बहुत से स्कैंडिनेवियाई देशों ने। जी, जी, सप्ताह जी। में 3 दिन 6 घंटे हुँ, या 4 हुँ, दिन 6 घंटे, ऐसा 24 घंटे हुँ, से 32 घंटे कर दिया हुँ, है हुँ, वीकली। यहाँ हमारे नारायण मूर्ति जी कह रहे हैं कि 48 घंटे जो था भारत में, हुँ, उसको बढ़ा के 70 घंटे कर दिया जाए। हुँ, और अभी लेबर हुँ, कोड में कर ही दिया है, काम हुँ, के घंटे बढ़ा दिए हैं। महिलाओं को हुँ, भी रात में काम करने के लिए वो कानून बना दिया है। हुँ, तो जी। सब कुछ जो है बिल्कुल दक्षिण पंथ की तरफ, अंधविश्वासों की तरफ और शोषण को संरक्षण देने की तरफ कदम सरकार के जो बढ़ रहे हैं, उसको न्यायपालिका जो है, उसका बराबर उसका कदम ताल कर रही है और उसको प्रोटेक्ट कर रही है। नहीं, आपने ठीक कहा कॉमरेड। और आज की इस बातचीत का मकसद भी ये है कि न्यायपालिका और संवैधानिक मूल्यों पे जो संकट हैं, इन संकटों को जनता महसूस करे और इसके प्रतिरोध के लिए भी जनता लामबंद हो। आज की इस बातचीत का मकसद यही है, आज की इस बातचीत वो का तो मकसद। देखिए बिना जन संघर्षों के, बिना जन जी, आंदोलन के कुछ हो नहीं सकता। जी, जी, अगर किसान 750 किसानों ने अगर अपनी आहुति नहीं दी होती, जी, इतना जबरदस्त जन आंदोलन नहीं किया होता, उसका जी, नकारात्मक पहलू ये है कि केवल पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों तक वो आंदोलन सीमित रहा। अगर जी, पूरे देश के किसान लामबंद हो गए होते तो शायद किसानों को बहुत कुछ हासिल हो सकता था और सरकार बहुत कुछ चीजें जो है वो उनके पक्ष में करने के लिए मजबूर हो सकती है, एमएसपी का कानून और तमाम। लेकिन जी, वो जी, एक जी, सीमित क्षेत्र के ही किसानों ने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन उसी जी, के कारण सरकार को झुकना पड़ा ना, किसान जी, श्रम कानून वापस लेना पड़े, ये जी, जी, किसान कृषि कानून वापस लेना जी, पड़े। जी, तो जी, जी, देखिए न्यायपालिका में कई बार आप रोज सुनते होंगे, जब पैनल डिस्कशन डिबेट होता है मीडिया में, तो वो कहते हैं कहाँ कोर्ट में चले जाएं, कोर्ट में चले जाएं, ये गलत हुआ कोर्ट में चले जाएं। अरे हर चीज के लिए कोर्ट में जाने से क्या होगा? क्या कोर्ट में होगा? चले जाइए, 20 साल 30 साल तक कोर्ट में ही मुकदमे ही लड़ते रहिए आप, तब तक उसका जी, जी, मतलब ही खत्म, महत्व ही जी, खत्म हो जी, जी, जाएगा। जी, और जी, दूसरा ये है कि न्यायपालिका का जो ट्रेंड चल रहा है, जी, वो ट्रेंड पूरा बदल चुका है। तो जी, पूरी उम्मीद यही रहती है कि जो फैसले होंगे वो जनता के खिलाफ, वो सरकार के पक्ष में ही होंगे। जी, जी, इसलिए बोल दिया जाता है कि कोर्ट चले जाओ, हुँ, अगर गलत सरकार ने किया है तो कोर्ट चले जाओ। जी, जी, क्यों कोर्ट चले जाओ? हैं? ठीक है साहब का इसलिए जन कॉमरेड। संघर्षों से हुँ, और जन आंदोलन हुँ, से, जन दबाव से ही सरकार को सही रास्ते पे लाया जा सकता है। जी, उससे ही ऐसी नीतियां बनाई जा सकती हैं या बदली जा सकती हैं जो जनता के पक्ष में हो। हर चीज के लिए आप न्यायपालिका का जी, मुंह देखना एक सही जी, रास्ता नहीं है, जी, जी, सही आपने तरीका नहीं ठीक है। कहा। बिल्कुल ठीक कहा कि जन संघर्ष तो करना ही होगा। तो कॉमरेड श्रीवास्तव जी, आपको तहे दिल से शुक्रिया। आपको लाल सलाम। और लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले इस जन आंदोलन में शामिल सभी साथियों को लाल सलाम। इनकलाब जिंदाबाद। लड़ेंगे इनकलाब और जिंदाबाद, जीतेंगे। लाल लाल सलाम। सलाम। लाल सलाम।